हेलो सभी को नमस्कार। गुड आफ्टरनून सभी बच्चों को। टाइम हुआ नहीं क्या? हाँ जी, संदीप सिंह, गुड आफ्टरनून। आ जाएं सभी बच्चे, जल्दी से आएं। हाँ जी, मोनिका, हेलो। कैसे हो मोनिका आप? तो चलिए जी, आज जो हम क्वेश्चन पेपर करने वाले हैं वो 2018 का है। ठीक है, जो 2018 के अंदर, हाँ जी, जो एग्ज़ाम हुआ था हिंदी का, कौन सा लेवल? थर्ड लेवल, यानी कि पीजीटी का, फोर लेक्चरर, ये हमारा पेपर है। ठीक है, और इस पेपर को हम लोग आज करेंगे ताकि आपको अपनी तैयारी को जांचने का मौका मिल जाए कि जो आपने अब तक पढ़ा है, पढ़ लिया ना, ग्रामर कर लिया आपने, हिंदी लिटरेचर कर लिया आपने, एनसीईआरटी भी कर लिया आपने, तो अब देखो कि आपको कितना आता है और कितना नहीं। बीच बीच में जो क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो मुझे आपको कुछ उसके बारे में बताना है वो मैं बता दूंगी। ठीक है, हाँ जी, आ जाओ जी। मंजू गौतम, गुड आफ्टरनून। मोनिका की भी, संदीप सिंह, मोनिका, मैं एकदम अच्छी हूँ, आप बताओ सभी कैसे हो? रीमा शर्मा, रीना आर्या, हाँ जी, आ जाओ जी, आ जाओ सभी बच्चे, आओ जल्दी से। तो देखो, हम लोग ये जो पेपर है आज हम लोग करेंगे, ये वाला पेपर, तो आपको इसके अंदर ये पता चलेगा कि जो अब तक आप तैयारी कर रहे हो वो कैसी है, आपकी कैसी चल रही है, डामाडोल है या फिर नैया पार है। ठीक है, तो इससे पता आपको चल जाएगा। तो करते हैं इसकी शुरुआत हम लोग। कहाँ से हम निकालते हैं? सीधा जो हमारा 60 क्वेश्चन आते हैं हमारे लिटरेचर के, वहाँ से हम लोग सीधा करना स्टार्ट करते हैं इसको। तो देखो, प्रश्न नंबर 91, 91, हाँ जी, अब आ गया जी हमारे सामने प्रश्न 91। ये देखिए जी, ये है हमारे सामने। तो इसके अंदर क्या पूछा गया है? असंगत युग्म का चुनाव कीजिए। असंगत, बहुत इंतजार करवाया मैडम। अच्छा जी, हाँ जी, क्लास तो अभी मैं लूँगी, क्लास तो आपकी मंडे को भी लूँगी। मंडे को कुछ और बढ़िया करेंगे हम, कुछ और बढ़िया क्या, ग्रामर करेंगे। यानी कि जो ग्रामर मैं आपको करवाऊंगी ना मंडे का, वो ट्रिक के साथ करवाऊंगी, ट्रिक के साथ वो ग्रामर होगी। और एक और पेपर करेंगे हम लोग। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या है, असंगत युग्म का चुनाव कीजिए। जो युग्म इनके अंदर से असंगत है ना, मतलब जो सही नहीं है, उसका हमने क्या करना है, चुनाव इसके अंदर हमने करना है। तो देखिए इसके अंदर पहला हमारा प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है हमारा कि, जस्ट अ मिनट, हाँ जी, कि गुप्त धन किसकी है? प्रेमचंद की। पहला प्रश्न है, गुप्त धन किसकी? प्रेमचंद की। विविध प्रसंग हजारी प्रसाद द्विवेदी। कुहासा अमरकांत की है और तिरछी रेखाएं हरिशंकर परसाई की है। तिरछी रेखाएं जो हैं वो हरिशंकर परसाई की है। तो बताइए आप कि इसका आंसर क्या होगा? ठीक है, बताओ क्या आएगा इसका आंसर, जल्दी से बताइए कि इसका आंसर क्या आएगा। गुप्तधन प्रेमचंद की है, विविध प्रसंग किसकी रचना है बताओ, बताइए। जो विविध जस्ट मिनट, हाँ जी, विविध प्रसंग, उसके बाद कुहासा अमरकांत की है। तो बताओ कौन सा आंसर आएगा? तो इसका आंसर आएगा दूसरा, जो हजारी प्रसाद द्विवेदी की विविध प्रसंग नहीं है। ठीक, चलो जी। उसके बाद है 92, निम्न नाटकों में से कौन सा भारतेंदु द्वारा विरचित मौलिक नाटक नहीं है? ये 4 नाटकों के नाम दे रखे हैं, जो चारों ही नाटक है। ये कौन से ईयर का है? ये 2018 का है। जो यहाँ पर ये 4 नाटक दे रखे हैं, ये चारों ही नाटक
किसके हैं? ये भारतेंदु जी के हैं। लेकिन ये पूछ रहा है कौन सा मौलिक नाटक नहीं है, मतलब उनका अनुदित नाटक है। और ये प्रश्न मैंने आपको करवाया हुआ है, बताओ नहीं करवाया हुआ तो। अनुदित नाटक कौन सा होता है? जो किसी अन्य के ऊपर जो लिखा होता है, मतलब किसी दूसरे कवि ने, लेखक ने लिख दिया और उसका हमने क्या कर दिया, उसका अनुवाद कर दिया, किसी और दूसरी लैंग्वेज के अंदर कर दिया। तो ये देखिए प्रेम जोगनी, तो प्रेम जोगनी तो इनका मौलिक नाटक है। नील देवी भी मौलिक नाटक है, अंधेर नगरी भी मौलिक नाटक है। लेकिन जो विद्या सुंदर है ये इनका अनुदित नाटक है। ये इनका कौन सा है? ये इनका अनुदित नाटक है। जो किसका अनुदित, किसका किया हुआ है? मर्चेंट ऑफ वेनिस। जो विद्या सुंदर है ये कौन सा नाटक था? मर्चेंट ऑफ वेनिस। ये इसका अनुवाद है, हिंदी अनुवाद है। तो इनका आंसर क्या आएगा? विद्या सुंदर आ जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा? विद्या सुंदर आ जाएगा। और आप लोगों ने आंसर दे भी दिया, वेरी गुड, बहुत अच्छे। उसके बाद देखिए कन्नड़ की मीरा, ये बात भी मैंने आपको बताई थी शायद, और ये आपको अगर नहीं पता तो ये जो 93 क्वेश्चन है जो है ये 12वीं क्लास में है ना ऐसा, कन्नड़ की मीरा अक महादेवी। चलो ये ध्यान नहीं है मुझे 12वीं में है या पता नहीं 11वीं में है, ऐसा है। तो कन्नड़ की मीरा किस लेखिका को कहा जाता है? अक महादेवी। ये मैंने आपको करवाया था, लिटरेचर में करवाया था भाई, 11वीं 12वीं में नहीं है, ध्यान आया। ये मैंने आपको लिटरेचर में करवाया था, अक महादेवी, ठीक है ना। मैडम क्या करवा रहे हो? अरे 2018 का क्वेश्चन पेपर करवा रही हूं, ठीक है। तो अक महादेवी, अक महादेवी के बारे में मैंने आपको बताया था ना, आप सबको पता भी होगा अच्छी तरह से। तो अक महादेवी है, इनको क्या कहा जाता है? कन्नड़ की मीरा कहा जाता है। ये जो महादेवी वर्मा है ना हमारी, ये वो महादेवी नहीं है, ये दूसरी है, ये 12वीं सदी की है। ये जो अक महादेवी है ना ये 12वीं सदी की है, ठीक है। तो अक महादेवी के बारे में मैंने आपको करवाया हुआ है। तो 93 का क्या आएगा? 1, ठीक है। उसके बाद अगला हमारा प्रश्न है 94, प्रश्न नंबर 94 यानी कि 94। तो देखिए यहां से निकलेगा ये प्रश्न। आलोचकों ने किस कवि के लिए कहा है? आलोचकों ने किस कवि के लिए कहा है कि उनकी कविता में व्यर्थ का उलझाव, अखबारी सतहीपन और वैचारिक धुंध के बजाय संयम, परिष्कार और साफ सुथरापन है? तो जो आलोचक हैं उन्होंने ये बात किसके बारे में कही? ये बात किसके बारे में कही इन्होंने, ठीक है। तो बताइए 94 का क्या आएगा? 94 का आएगा सी, कुंवर नारायण। कुंवर नारायण के बारे में ये बात आलोचकों के द्वारा कही हुई है। कुंवर नारायण का भी हम लोग कर चुके हैं, कुंवर नारायण का भी हम लोग बाकी कर चुके हैं। मैडम एनवीएस पीजीटी का पोस्टपोन हो गया क्या? हाँ ये मैंने यही सुना था कि पोस्टपोन हो गया, ठीक है ना। चलो जी, तो देखो आलोचकों ने किस कवि के लिए कहा है कि उनकी जो कविता में व्यर्थ का उलझाव है, अखबारी सतहीपन और वैचारिक धुंध, ये सब नहीं है, इसकी बजाय परिष्कार और साफ सुथरापन है। तो ये बात कही थी किसने? ये बात किसके बारे में है? कुंवर नारायण के बारे में है। हाँ जी, जो एक्सप्लेन करने वाली बात होगी मैं जरूर एक्सप्लेन करूंगी, और जो सीधी सीधी बात है आपको कई बार करवा चुकी हूं, या फटाफट कर लीजिए। सही कहा, शिव जी की पूजा करती थी, बिल्कुल सही कहा संदीप सिंह। मनोहर श्याम जोशी को कयाप के लिए, ये जो मोहन की जो, एक मिनट ठहरो भैया, ये कैसे आ गया? रुको, ये एकदम बैक चला गया। हाँ जी, तो मनोहर श्याम जोशी की रचना का नाम क्या है? मनोहर श्याम जोशी की कयाप। तो कयाप के लिए किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो यहां पर आपके कई प्रश्न क्लियर होंगे। पहली बात तो क्या कि मनोहर श्याम जोशी की रचना क्या है? कयाप। इसके लिए इनको क्या मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। लेकिन ये मिला कब था? अब बात ये है, अब यहां पर एक ही क्वेश्चन के अंदर कई बातें हमारी क्या हो रही है, क्लियर हो रही है। ये मिला इनको कब था कयाप के लिए? तो ये आपका आंसर बिल्कुल सही है, 2005 के अंदर मिला था।
2 बार पीछे। तो कब मिला था? 2005 के अंदर मिला था ये, ठीक है। उसके बाद अगला हमारा प्रश्न है इसमें कि निम्न सूचियों को सुमेलित करते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इस प्रकार का जो क्वेश्चन होता है ना वो आसान होता है। आसान क्यों होता है कि अगर आपको 2 रचनाओं का पता है तो आपकी बात है ना, कई बार आपको ज्यादा और कुछ देखने की जरूरत नहीं है। और ये जितने भी रचनाएं हैं वो सारी के सारी मैं आपको करवा चुकी हूं। अब बताओ नहीं करी हो तो हमने, क्या आपको नहीं पता कि दूषण उल्लास जो है वो भूषण कवि की है? पता है ना आपको इस बात का कि जो दूषण उल्लास जो रचना है वो किसकी है? वो भूषण कवि की है, ठीक है। उसके बाद जो सुजान विनोद है, उसके बाद जो आपकी रचना है, रचना कौन सी? सुजान विनोद। सुजान विनोद किसकी रचना है बताइए, फटाफट बताओ। ये सारा मैंने आपको करवाया हुआ है। सुजान विनोद किसकी रचना है? घनानंद की है या देव की है? घनानंद की है या देव की है? बताओ। अगर आपको इसके अंदर से 2 या 3 के बारे में आप कंफर्म हो तो आप बाकी आसानी से कर सकते हो, ठीक है। तो हमारा क्या आ गया? जो चौथा है इसका आएगा अपना ए। चौथे का हमारा क्या आएगा? ए आएगा। और ए कितने के अंदर है? ए इन दोनों के अंदर है। ए किसके अंदर है? मैं आपको तरीका बताती हूं। ए इन दोनों के अंदर है, मतलब तीसरा और चौथा तो अपना कट गया। अब यहां पर हमने क्या है? पहला जगत विनोद। जगत विनोद किसकी है? जगत विनोद जो है वो पद्माकर की रचना है। तो पहला यहां पर कंफर्म हो गया। अब हमें कंफर्म क्या करना है? आप जो कटते हो वो कट दिया करो। उसके बाद ये जो दूसरी है कृपाकंद, ठीक है, और जो तीसरी है, तीसरी का सुजान विनोद, ये किसकी है? जो सुजान विनोद है वो किसकी है? वो देव की है या घनानंद की है? अब आपको ये बात पता होनी चाहिए, जो सुजान विनोद है वो देव की है या घनानंद की है? सुजान विनोद, सुजान विनोद देव की रचना है। इसकी किसकी है? देव की रचना है। तो आप क्या करोगे? तीसरे का क्या आ गया? बी आ गया। तो ये अपने आप डी आ गया, तो आपका आंसर आ गया ना। ये जो मिलान करने वाले होते हैं ना, इनके अंदर ज्यादा दिमाग पच्ची की जरूरत नहीं होती। अगर आपको इनके अंदर से 2 या 3 आपको कन्फर्म है ना, 2 कन्फर्म है, फिर भी बात बन जाती है आपकी ज्यादातर। अब यहाँ पर 2 कन्फर्म होने से बात नहीं बन रही थी, अब एक और कन्फर्म आपका होना चाहिए। कई बार तो आपको एक आता है ना, उसी से ही बात बन जाती है। तो ये मिलान वाले क्वेश्चन होते हैं, ये ज्यादा मुश्किल नहीं होते, ठीक है। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर है 97। भारत मित्र पत्रिका कोलकाता से प्रकाशित होती थी, जिसके संपादक कौन थे? ये जो भारत मित्र पत्रिका है ना, इसके कई संपादक हुए भाई। इसके संपादक कई थे, भारत मित्र के कई संपादक थे। अब ये जो पत्र पत्रिकाएं हैं ये आप कहां से करोगे? तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि आपके पास कोई भी बुक हो, उसके अंदर पत्र पत्रिकाएं दी हुई हैं, उसमें समझाने वाली कोई बात नहीं है। बस आपको थोड़ा सा कोई कीवर्ड जोड़ना है कि ये वाली जो पत्र पत्रिका है ये इसी की दी हुई है और यहां से निकलती थी। आप कीवर्ड जोड़ते जाइए और उसके बाद उसको मैच करते जाइए। तो देखो, भारत मित्र पत्रिका कोलकाता से प्रकाशित होती थी, जिसके संपादक कौन थे? क्या कार्तिक प्रकाश खत्री थे? नहीं थे। सदानंद मिश्र भी इसके संपादक नहीं रहे। तोताराम भी इसके संपादक नहीं रहे। इसके संपादक बाल मुकुंद गुप्त रहे थे, ठीक है। इसके संपादक कौन रहे थे? बाल मुकुंद गुप्त रहे थे। ये तीनों तो इसके संपादक थे ही नहीं। कार्तिक प्रसाद है, सदानंद मिश्र है, तोताराम है, ये नहीं थे। कौन थे इसके? बाल मुकुंद गुप्त थे, ठीक है। तो ये भारत मित्र के संपादक कौन है? यहां पर बाल मुकुंद गुप्त है, ठीक है। क्लियर बात? चलो चलिए जी, अब आते हैं 98 पर। भक्ति काल में निम्नलिखित कवियों को आरोही काल क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। आरोही काल क्रम में करना है, यानी कि जो सबसे पहले कवि जो था ना, जो सबसे बड़ा है उम्र में, उसको पहले रखना है, फिर उसके बाद 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 बाद। तो सबसे बड़े इसके अंदर कौन थे? सूरदास थे। सूरदास सब उम्र के अंदर सभी से बड़े थे। ये कवि कौन से हैं? ये अष्टछाप के जो कवि हैं, अष्टछाप के कवियों के अंदर सबसे बड़े कौन थे? सबसे बड़े थे सूरदास। और सबसे छोटे कौन थे? नंददास। सबसे छोटे नंददास। क्या ये बताओ, ये बात हमने नहीं की क्या? क्लास में की थी ना, मैंने आपको बताया था। अरे आयु में सबसे बड़े सूरदास है और आयु में सबसे छोटे नंददास थे, ठीक। तो यहां पर देखो किसके अंदर सूरदास और जो नंददास है, वो सूरदास स्टार्टिंग में आ रहा है, बिल्कुल सूरदास स्टार्टिंग में आ रहा है, बिल्कुल। ये दोनों हमारे कट गए, ठीक है। अब यहां पर क्या है? नंददास है, रसखान है, नंददास यहां पर आ गया और नंददास यहां पर आ गया, रसखान है और उसके बाद मीरा है। अब आपको रसखान और मीरा के बारे में पता होना चाहिए
कि जो रसखान और मीरा हैं वो किस नंबर पर आते हैं। तो जो रसखान है ये छोटे हैं, ये नंददास से भी, और उसके बाद आती है मीरा, तो अपना चौथा सही रहेगा इसका। पहले सूरदास आए, उसके बाद सूरदास के बाद नंददास आना ही आना था, ये नंददास वाला कट गया, ठीक है ना। रसखान तो सबसे छोटे थे, तो नंददास के बाद रसखान, और उसके बाद क्या है यहाँ पर सूरदास के बाद मीरा। तो ये कालक्रम के अनुसार इस प्रकार का जो क्वेश्चन है वो नेट लेवल पर आता है। नेट का जो एग्जाम होता है ना वहां पर इस प्रकार का क्वेश्चन आता है, इसका डी आएगा, डी, ठीक है ना। क्योंकि जो मीरा है ना, मीरा ये बात ठीक है, नंददास के बाद रसखान थे, पर जो मीरा है ना वो आयु में इन दोनों से बड़ी थी भाई। मीरा जो है वो आयु में इन दोनों से क्या थी, बड़ी थी। तो आप कह ले किसको रखना पड़ेगा, हमें मीरा को रखना पड़ेगा। क्लियर बात। चलिए जी अब आगे बात करते हैं। असंगत विकल्प का चयन कीजिए। जो असंगत विकल्प है मतलब इसके अंदर 3 सही है, 1 गलत है। सतिया क्या होता है, स्वास्तिक चिन्ह होता है ना, सतिया इस तरह से हम लोग बनाते हैं, तो ये स्वास्तिक चिन्ह होता है। भुंजा होता है भुना हुआ अन्न, बिल्कुल होता है। जैसे बोलते हैं ना भड़भुंजा, बोलते हैं ना भड़भुंजा है ये। भड़भुंजा क्या होता है, भुंजा मतलब जो अन्न को भूनता है, और भड़ का मतलब यहाँ पर भाड़। जैसे हम लोग बोल देते हैं अरे भाड़ में जाओ, बोलते हैं ना अरे भाड़ में जाओ। भाड़ का मतलब क्या होता है कि वो भट्टी, एक भट्टी होती है जिसके अंदर बड़ी तेज आंच जल रही होती है, और उसके ऊपर एक बड़े से कढ़ाई के अंदर अन्न को भूना जाता है। अन्न क्या, चना भी हो सकता है, गेहूं भी हो सकती है, जो भी हो सकता है। तो पहले बहुत ज्यादा भड़भुंजे हुआ करते थे, अब तो गाँव में तब भी मिल जाएंगे, खैर ठीक है। हाँ चलो जी, तो 10 तपा क्या होता है, तपते हुए 10 दिन, बिल्कुल सही बात है। लेकिन ये अपना आंसर आएगा, बाजी दादी नहीं होता, बाजी का मतलब दादी नहीं होता। ये तीनों क्या है, ये अपने तीनों बिल्कुल सही हैं, ठीक है। क्लियर बात। तो इसका क्या आएगा, हमारा डी ऑप्शन आ जाएगा। अरे तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है, विद्या का ताप कहाँ लगेगा इसमें, ठीक है। तो ये पूछा गया है कि तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है, विद्या का ताप कहाँ लगेगा इसके अंदर। तो ये बात त्रिलोक सिंह के इस कथन को लेखक ने क्या कहा, ठीक है। तो ये जो लेसन है ये हमारा किससे आया है, ये एनसीईआरटी की बुक में से आया है। ये एनसीईआरटी की बुक में से ये लेसन पूछा गया है। तो आपको पता है कि इसके अंदर ये त्रिलोक सिंह के इस कथन को लेखक ने क्या किया, त्रिलोक सिंह ने ये बात कही थी, किसको कही थी, धनराम को। और ये धनराम कौन था, आपने एनसीईआरटी की है तो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ये धनराम कौन था, धनराम था लुहार का बेटा, लुहार का बेटा जो 3rd क्लास में पढ़ता था। तो ये कहता है कि लुहार के बेटे को कहता है कि तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है, विद्या का ताप इसमें कहाँ लगेगा, क्योंकि वो लुहार का बेटा था। और क्लास के अंदर एक लड़का था ना वो जो बड़ा इंटेलिजेंट था, क्या नाम था उसका, मोहन नाम था ना, मोहन, मोहन नाम का लड़का था जो इंटेलिजेंट था, जो कि मास्टर सिंह का बेटा था। तो उसकी तो तारीफ करते हैं त्रिलोक सिंह, और यूँ कहते हैं कि तेरे दिमाग में तो लोहा भरा हुआ है, ठीक है। तो यहां पर क्या आएगा, यहां पर जबान का चाबुक, जबान का चाबुक आ जाएगा, ठीक है। क्या आएगा, जबान का चाबुक। क्लियर बात। इसके अंदर क्या आ जाएगा, जबान का चाबुक आ जाएगा। क्लियर बात। बढ़े आगे। सुजान विनोद देव की है भाई, घनानंद की कहाँ है। घनानंद तो सुजान नाम की एक राज नर्तकी थी, उससे प्रेम किया करते थे। देव की है ये सुजान विनोद, ठीक है ना, ये देव की है, ये सुजान विनोद है, मीना देव की लिखी हुई है। घनानंद तो सुजान, जो घनानंद है ना उन्होंने भी सुजान नाम पर लिखे हैं, पर जो सुजान विनोद है ना वो किसकी है, वो देव कवि की है। तो घनानंद तो सुजान नाम की एक जो वेश्या थी, राज नर्तकी थी, उससे प्रेम किया करते थे। चलो जी, तो इसमें क्या आएगा, जो जबान का चाबुक आएगा, ठीक। उसके बाद चलते हैं जी आगे। नेक्स्ट है हमारा जो प्रश्न है, जब जुबान की चाबुक का क्या मतलब है, समझते हो कि कई बार जो टीचर होते हैं ना मारते नहीं है, लेकिन जुबान से ऐसा बोल देते हैं चाबुक लगता है। चाबुक का मतलब जैसे कोड़ा होता है ना, कोड़ा, तो मतलब जुबान का चाबुक मारते हैं कि तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है,
ठीक है, हाँ, गलता लोहा लेसन से ली गई है, बिल्कुल सही संदीप सिंह, गलता लोहा से। तंग आ गया हूं बड़ों की अल्पता से, जी रहा हूं देखकर छोटों की बड़ाई, प्रसिद्ध काव्य पंक्तियों के रचयिता कवि कौन है? बताइए। इस तरह की पंक्तियां जो हैं वो एग्जाम के अंदर पूछी जाती हैं। ठीक है, तो ये ज्यादातर किसके अंदर से ली हुई होती है? ज्यादातर ये लेसन में से ली होती हैं। तो अब ये बताइए कि तंग आ गया हूं बड़ों की अल्पता से, और आगे क्या कहता है कि देखकर छोटों की बड़ाई, ये प्रसिद्ध काव्य पंक्तियों के रचयिता कौन है? इनके रचयिता उमा शंकर जोशी जी है। इन्होंने ये काव्य पंक्तियां लिखी थी, कुंवर नारायण की नहीं है, राजेश जोशी की भी नहीं है, आलोक धनवा की भी नहीं है, तो ये उमा शंकर जोशी की है ये। ठीक है, चलो जी। उसके बाद, क्योंकि पंक्तियों को तो हमने जो कि त्यों याद करना होता है, मियां नसीरुद्दीन शब्द चित्र किस संग्रह में संकलित है? जो मियां नसूरुद्दीन है, ये जो शब्द चित्र है वो किस संग्रह के अंदर संकलित है? तो बताइए, ये संग्रह का पूछा गया है, कौन से संग्रह के अंदर है मियां नसूरुद्दीन? तो ये जिंदगी नामा में नहीं है, ना शब्दों के आलोक में इसकी है, ना दिलो दानिश में है। तो ये तो एक लेसन है ना, ये तो एक लेसन है आपके एनसीईआरटी के अंदर। तो ये किसके अंदर है? हम हशमत है। जो मियां नसूरुद्दीन है ये किस संग्रह में है? ये हम हशमत के अंदर क्या है? ये संकलित है। दिलो दानिश में कहाँ है भाई? ए आएगा इसका, हम हशमत के अंदर। उसके बाद 103 पर, हरिण के नैनानु ते, हरिण के ये नैनन, उक्त काव्य पंक्तियों में किन अलंकारों का, इसका मतलब इसके अंदर दो अलंकार हैं, क्योंकि आपको ऑप्शन में दो दिए हुए हैं। इसमें क्या है? इसमें दो अलंकार का प्रयोग है, आपस में दो दिए हुए हैं। तो क्या दिया हुआ है? हरिणे के नैनानु ते, हरिणी के ये नैन। ठीक है, मतलब हरिणी क्या है? हिरणी के नैनों से ये जो नैन है वो क्या हो गए हैं? ये हार गए हैं। हिरणी के नैन भी हार गए इन नैनों से। इसका मतलब ये है, हिरणी के जो नयन होते हैं ना, हिरण के नयन बड़े सुंदर होते हैं, तो नायिका के नयन इतने सुंदर है कि उसके नयनों के सामने हिरणी के जो नयन है वो भी हार गए हैं। तो यहां पर दो अलंकार है। अब आपको यह देखना है कि कौन कौन से हैं। एक तो यहां पर यमक है, पक्की बात है, क्योंकि यमक कैसे है? हरिणी का मतलब हिरणी, और एक हरिणी का मतलब कि हार गए, मतलब ये नैन है ना, नायिका के नैनों से। ठीक है, फिर देखो यहां पर क्या है? उक्त काव्य पंक्तियों में किन अलंकारों का प्रयोग? एक तो यमक का प्रयोग हुआ है और एक प्रतीप अलंकार का प्रयोग हुआ है। प्रतीप का मतलब क्या होता है? उल्टा। प्रतीप का मतलब क्या होता है भाई? उल्टा होता है। तो प्रतीप का मतलब होता है जी उल्टा। उल्टे का मतलब क्या है कि यहां पर जो नायिका के नेत्र है वो उनको तो श्रेष्ठ बताया गया है, और जो हिरणी के जो नेत्र है उनको डाउन बताया गया है, कि जहां पर जो उपमान है उसको तो डाउन कर दिया जाए, उपमान को तो क्या कर दिया जाए? डाउन कर दिया जाए, और जो उपमेय है उसकी विशेषता दिखाई जाए। उपमेय को क्या दिखाया जाए? विशेष दिखाया जाए। तो वहां पर कौन सा होता है? वहां पर हमेशा प्रतीप अलंकार होता है। प्रतीप का मतलब उल्टा। यह अलंकार मैंने आपको करवाया हुआ है। वक्रोक्ति कैसे है? टेढ़ी बात कहां कही गई है? वक्रोक्ति नहीं कहा गया। तो यहां पर क्या होगा? यहां पर नंबर 4 आएगा। उसके बाद देखिए 104, प्रभु प्रलाप सुनी कान, विकल भये वानर निकर, आई गयो हनुमान जिमि, करुणा में वीर रस। कहते कि प्रभु प्रलाप सुनी कान, विकल भये वानर निकर। जो प्रभु का, भगवान राम का जो प्रलाप है, मतलब जो वो लक्ष्मण को जब शक्ति लगी थी और भगवान राम रो रहे थे वहां पर, तो प्रभु के प्रलाप को कानों से सुनकर सारे जो वानर है वो व्याकुल हो गए। आई गयो हनुमान, इतने में हनुमान जी आ गए। जिम करुणा में वीर रस, जैसे करुणा यानी कि वहां पर शोक था, दुख था, उसके अंदर वीर रस का आगमन हो गया हो। तो इसमें कौन सा छंद है? दोहा, रोला, सोरठा, या एक और कौन सा पूछा गया है? एक और पूछा गया उल्लाला। तो कौन से हैं आपको कैसे पता चलेगा? दोहा, रोला, सोरठा, उल्लाला, यानी कि ये सारे के सारे क्या हैं? ये मात्रिक छंद है। ये सारे के सारे क्या हैं? मात्रिक छंद। तो मात्रिक छंद आपको कैसे पता चलेगा? जब आप मात्राओं को गिनेंगे। कैसे मात्राओं को? एक एक,
इसमें एक, इसमें डबल, फिर एक, सिंगल सिंगल डबल और सिंगल, कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 मात्रा। यहां पर क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, यहां पर 13 मात्रा है। ठीक है, उसके बाद यहां पर क्या है? 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, यहां पर फिर 11 आ गई। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, यहां पर 13 है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो विषम चरण है, यानी कि जो पहला और तीसरा चरण है, विषम चरण के अंदर कौन सी मात्रा है? विषम चरण के अंदर 11 11, और सम चरण में कितनी मात्रा आ रही है? 13 13। तो यानी कि ये तो दोहे का उल्टा है। दोहे में क्या होती है कि विषम चरण में तो 13 13 होती है और सम में 11 11 होती है। तो दोहे का उल्टा कौन सा होता है? रोला होता है, सोरठा होता है, या उल्लाला होता है? जल्दी से बताएं, दोहे का उल्टा जो है वो कौन सा होता है? बताएं। जो दोहे का उल्टा है वो होता है जी सोरठा। दोहे का उल्टा कौन सा होता है? सोरठा होता है, सोरठा। साफ नजर नहीं आ रहा? क्यों नहीं नजर आ रहा? बिल्कुल साफ है। साफ है, बिल्कुल क्लियरिटी है भाई। हाँ जी, बिल्कुल सोरठा। दोहे का उल्टा क्या होता है? सोरठा होता है। तो यहां पर सोरठा छंद है। देखो आप कैसे करोगे एग्जाम में, आप ये देखो कि ये सारे वार्णिक छंद है या मात्रिक छंद है, पहले यूं देखा करो। अब ये सारे जब मात्रिक छंद है तो मात्राओं को गिन दो, और अगर ये सारे वार्णिक छंद देता तो वर्णों को गिन देते, सीधी बात थी। तो ये तो सारे के सारे चारों के चारों मात्रिक छंद है हमारे, तो ये तो फिर आपको कन्फर्म ही था। ये क्या है? ये सोरठा छंद है। फिर देखिए उसके बाद जकी उपनाम से, बहुत आसान क्वेश्चन। जकी उपनाम से हिंदी के कौन से कवि उर्दू में लिखते थे? तो ऐसे कवि थे जो हिंदी में कुछ और नाम से लिखते थे, उर्दू में कुछ और नाम से लिखते थे। ठीक है, जैसे प्रेमचंद है, हिंदी में प्रेमचंद नाम से लिखते थे और उर्दू में नवाब राय के नाम से लिखते थे। तो इसी तरह से जकी उपनाम से कौन लिखते थे? हिंदी के कौन से कवि उर्दू में लिखते थे? तो जकी कौन है? जगन्नाथ दास रत्नाकर, सीधी बात है। कौन से कवि आएंगे? जगन्नाथ दास रत्नाकर, ये आएंगे। उसके बाद देखिए 106, कौन सा कथन असंगत है? असंगत बताना है। तो ये कह रहा है कि जनेंद्र की पहचान हिंदी साहित्य में एक गंभीर कथाकार और चिंतक के रूप में है। बिल्कुल सही बात है। जो जनेंद्र है, इनकी पहचान एक गंभीर कथाकार और चिंतक के रूप में है। उसके बाद साहित्य का श्रेय और प्रेय इनका विचार प्रधान निबंध संग्रह है। ठीक है, क्या कहता है कि साहित्य का जो श्रेय और प्रेय है, इनका विचार प्रधान निबंध संग्रह है। बिल्कुल सही। उसके बाद वातायन और नीलम देश की राजकन्या इनके प्रमुख उपन्यास है। अरे गड़बड़ यहां हो गई, ये तो कहानियां हैं। वातायन और नीलम देश की राजकन्या है तो ये जनेंद्र की, पर ये जनेंद्र की कहानी है, उपन्यास नहीं है। ठीक है, ये जनेंद्र की क्या है? ये उपन्यास नहीं है, कहानियां हैं। तो बच्चों आपको एग्जाम के अंदर समझ में आ गया क्या क्या करना है? कहानी को भी पढ़कर जाओ, उपन्यास को भी पढ़कर जाओ और नाटक को भी पढ़कर जाओ। जो भी आपके पास हिंदी ग्रामर की बुक है, चाहे वो प्रतियोगिता साहित्य है, चाहे वो अरिहंत वाली है, कोई भी हो चाहे, उसके अंदर सभी के अंदर नाटक, कहानी, उपन्यास सभी में दिए हुए हैं। तो वो सारे के सारे आपको पढ़कर जाने पड़ेंगे। आपसे इस तरह से पूछ लेगा। अब जिसको इस बात का नहीं पता कि वो उपन्यास है या कहानी है, तो वो उसके अंदर से कौन सी गलती छाट के आएगा? तो जनेंद्र का जन्म 1905 में और निधन 1990 में हुआ, बिल्कुल सही बात है। अब ये बात और भी आपको यहां कन्फर्म हो गई, क्लियर बात। चलो जी, उसके बाद बात करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा प्रश्न नंबर 107। प्रश्न नंबर हमारा क्या है? 107। इसमें क्या कहा गया है? द डायरी ऑफ द यंग गर्ल 107 का। तो ये जो है अंग्रेजी में 1952 में प्रकाशित एन फ्रैंक की डायरी किस भाषा में प्रकाशित हुई थी? मुझे तो ऐसा ध्यान है +1 में है ये लेसन, है ना? 10+1 में है ना ये लेसन, कि ये जो जर्मनी के अंदर यहूदियों पर जो अत्याचार किए गए थे, तो वहां पर एक लड़की थी 13 साल की, नाम क्या था? एन फ्रैंक। तो उनको एक बंद घर में रहना पड़ा था, ऐसा पढ़ा है ना आपने? एक बंद घर के अंदर इनको रहना पड़ा था, और इस बंद घर के अंदर इन्होंने लगभग 2.5 साल बिताए थे। और इसके बाद इस लड़की को मार भी दिया गया था, है ना?
इसको मार दिया गया था, एन फ्रैंक को। तो ये क्या करती थी, ये अपना जो बातें हैं मन की वो एक डायरी के अंदर लिखा करती थी। इसके मरने के बाद इसके जो पिता थे, इनके पिता को वो डायरी मिली और इनके पिता ने वो डायरी क्या करवाई, प्रकाशित करवा दी। प्रकाशित करवा दी वो डायरी, दी गवर्नमेंट को, प्रकाशित हो गई। तो वो कहते हैं कि वो किस भाषा में, देखो वैसे तो ये जो डायरी है ना, ये 100 प्लस भाषाओं के अंदर ये प्रकाशित हो चुकी है, 100 प्लस भाषाओं में। मेरे को ऐसा ध्यान आ रहा है 130 पता नहीं 100 इतने भाषाओं के अंदर है ये जो डायरी है एन फ्रैंक की। लेकिन ये कह रहा है कि ये किस भाषा में थी, मतलब स्टार्टिंग में जो वो लड़की थी 13 साल की, उसने किस भाषा में लिखी थी, उसने डच भाषा में लिखी थी। क्लियर हुई बात? उसने कौन सी भाषा में लिखी थी, डच भाषा के अंदर उसने ये लिखी थी। पढ़ा है ना आप सबने लेसन, इंग्लिश में है ना, +1 के अंदर है। अच्छा 300 लैंग्वेज के अंदर, ये बहुत सी लैंग्वेज में प्रकाशित हो चुकी है इसकी जो डायरी है। इसकी डायरी में, इसकी डायरी के जो है ना, जो लिखा हुआ है कि इनके ऊपर क्या क्या अत्याचार हुआ था, इन्होंने कैसे वो 2.5 साल उस एक बंद घर में बिताए, तो इस सब के बारे में जो लिखा हुआ है। ठीक है, 300 लैंग्वेज में। चलो जी आगे देखो, असंगत शब्द युगम का चयन कीजिए। असंगत बताना है। 252 वैष्णव की वार्ता बिल्कुल गोकुलनाथ की है। 252 के वैष्णव की वार्ता ये भी गोकुलनाथ की है, और जो 84 वैष्णव की वार्ता है, 84 ये भी गोकुलनाथ की है। अब 84 के अंदर क्या है, जो गोकुलनाथ के जो दादाजी थे, गोकुलनाथ के जो दादाजी थे, नाम क्या था गोकुलनाथ के दादाजी का, बताओ। इनके पिता का नाम क्या था, विट्ठलनाथ। इनके पिता का क्या नाम था, विट्ठलनाथ। इनके दादा का नाम बताना आपने, बताओ जल्दी से, विट्ठलनाथ के पिता का क्या नाम था, क्या था विट्ठलनाथ के पिता का नाम, जल्दी से बताइए, देखिए कितना याद है। विट्ठलनाथ के पिता का नाम बताओ। गोकुलनाथ के पिता का नाम विट्ठलनाथ, और विट्ठलनाथ के पिता कौन थे, जल्दी से बताओ भाई। देखे कितना याद है, कितनी तैयारी कर रहे हो आप लोग घर पर। विट्ठलनाथ के पिता का नाम वल्लभाचार्य, वेरी गुड, बहुत अच्छा। मंजू गौतम वल्लभाचार्य था। तो ये जो अष्टछाप के कवि हैं, इनमें से 4 तो किसके शिष्य हैं, वल्लभाचार्य के, और 4 किसके हैं, विट्ठलनाथ के। तो आपको उन कवियों का नाम भी याद रखना है कि कौन से वल्लभाचार्य के, कौन से विट्ठलनाथ के, याद है क्या, बताना। वल्लभाचार्य के कौन कौन से हैं, सूरदास और कृष्णदास, परमानंद दास, बताओ जल्दी से। वल्लभाचार्य के, मेरे से पहले आपका आना चाहिए, बिल्कुल वल्लभाचार्य सबका सही है। चार कौन कौन से थे, 3 के नाम तो मैंने बता दिए आपको। अष्टचाप के जो कवि है ना, केवल वल्लभाचार्य के याद कर लो, बाकी छोड़ दो। बाकी जो 4 बच गए वो किसके होंगे, वो विट्ठलनाथ के ही होंगे। ठीक है, हाँ, सूर के पी, वेरी गुड। कृष्णदास, परमानंद दास और कुमनदास, वेरी गुड। हमने ट्रिक बनाई थी ना, सूर के पी, सूर के पी। ठीक, तो देखो बेताल 25, ये सूरती मिश्र, श्रृंगार रस मंडल नाभादास की, और अगहन महात्म्य, अगला क्या है, अगहन महात्म्य, ये बैकुंठ मणि शुक्ल की है। ये श्रृंगार रस मंडन, ये लग रहा है मेरे को तो यही आएगा ना, श्रृंगार रस मंडन यही आएगा मेरे ख्याल से। तो फिर बताइए श्रृंगार रस मंडन किसकी रचना है। ठीक है, श्रृंगार रस मंडन किसकी रचना है, बताइए जल्दी से, बताओ भाई। श्रृंगार रस मंडन बताइए किसकी रचना है। जल्दी से बताओ, जल्दी से, फटाफट आंसर निकल कर आना चाहिए। मेरे को तो ये लग रही है नाभादास की तो नहीं है।
हाँ जी, बताओ जल्दी से, फटाफट, हरी अप। जवाब फटाफट दीजिए। हाँ जी, जो ये श्रृंगार रसमंडन है ना, ये एक, मतलब आप यूं कह सकते हो कि ये श्रृंगार की शैली के ऊपर लिखा गया था। ये किसके ऊपर लिखा गया था? ये एक श्रृंगार की शैली के ऊपर लिखा गया था। श्रृंगार जो शैली होती है ना, मतलब आप यूं कह सकते हो कि ये कोई कविता नहीं है भाई। जो श्रृंगार रसमंडल है ये कोई कविता नहीं है, श्रृंगार रसमंडल, और ना ही आप यूं कह सकते हो कि ये कोई किताब है। कोई कविता ये या किताब नहीं है। मतलब ये जो गोकुलनाथ जी के जो प्रवचन थे उनको आगे तक बढ़ाने के लिए, उसको आगे तक बढ़ाने के लिए श्रृंगार रसमंडन की जो रचना है वो की गई थी। ठीक है ना, श्रृंगार रसमंडल की जो रचना है वो की गई थी। तो इसकी रचना के बारे में ठीक ठीक से नहीं पता कि इसकी रचना किसके द्वारा हुई है। वैसे श्रृंगार के ऊपर जो अन्य रचनाकारों के बारे में हमें पता है। जैसे अगर हम यूं कह दें कि श्रृंगार निर्णय किसकी रचना है, अगर यूं आ जाए श्रृंगार निर्णय, क्योंकि ये एक शैली थी श्रृंगार रसमंडल, श्रृंगार निर्णय किसकी रचना है, तो ये भिखारी दास की है। ये किसकी है भाई? श्रृंगार निर्णय ये भिखारी दास की है। और अगर हम यूं कह दें कि जो श्रृंगार सोरठा है, श्रृंगार सोरठा है, ये किसकी रचना है, तो ये रहीम की रचना है। थोड़ा ध्यान रख लेना श्रृंगार श्रृंगार पर। श्रृंगार जो सोरठा है, ठीक है, ये किसकी है? ये रहीम की रचना है। उसके बाद जो श्रृंगार सागर है, उसके बाद क्या, जो श्रृंगार सागर है ये किसकी रचना है? ये मोहनलाल मिश्र की है। ये किसकी है? ये मोहनलाल ये मिश्र की है। ठीक है। उसके बाद श्रृंगार रस माधुरी, अगर इस तरह से आ जाए, श्रृंगार रस माधुरी, श्रृंगार रस माधुरी किसकी रचना है? तो ये कृष्ण भट्ट कवि की है। ये किसकी है? ये कृष्ण भट्ट कवि की है। उसके बाद देखिए, अगर श्रृंगार शिक्षा आ जाए, अगर आ जाए कि श्रृंगार शिक्षा किसकी रचना है, तो श्रृंगार शिक्षा कवि वृंद की रचना है। जो श्रृंगार शिक्षा है ये किसकी रचना है? ये कवि वृंद की है। ठीक है। हाँ, इसका विठलनाथ गोकुलनाथ इन्हीं को माना जाता है इसका, क्योंकि एक शैली थी ये क्या थी? ये एक शैली थी। ठीक है, क्लियर बात है। चलो जी, अब चलते हैं आगे। उसके बाद नेक्स्ट है ए जीवन के पारावार। वाह जी वाह, बदल लग से आई है। कविता में उक्त संबोधन किसके लिए किया गया है? आशा के लिए, बादल के लिए, जीवन राग के लिए, या फिर ये तो सभी को पता है, या फिर हर्ष के लिए? तो बादल के लिए किया गया है। किसके लिए? बादल के लिए। बादल को क्रांति का दूत माना गया है कि बादल जो है वो क्रांति करेगा, क्रांति का आह्वान करेगा, तो बादल को क्रांति का दूत माना गया है। आगे कहा जाता है कि सहर्ष स्वीकारा है। मुक्ति बोध की यह कविता किस संकलन में है? चांद का, वैसे तो ये सारे के सारे संकलन है ये मुक्ति बोध के ही हैं। चांद का मुंह टेढ़ा है, काठ का सपना, भूरी भूरी खाक धूल और सतह से उठता हुआ आदमी। लेकिन ये कह रहा है कि जो सहर्ष स्वीकारा है ये किसके अंदर है? सहर्ष स्वीकारा है तो ये भूरी भूरी खाक धूल की है भाई। ठीक है, भूरी भूरी खाक धूल की है, सहर्ष स्वीकारा है। किसका है? भूरी भूरी खाक धूल। ये मेरे ख्याल से +2 में है ना, ये सहर्ष स्वीकारा है, ये कविता सहर्ष स्वीकारा है, +2 क्लास में है ये। भूरी भूरी खाक धूल, इसका क्या आएगा? भूरी भूरी खाक धूल आ जाएगा। उसके बाद देखिए, असंगत विकल्प का चयन कीजिए। अब ये फिर आ गया, +2 क्लास में से आ गया ये कि ये क्वेश्चन आ गया। अब इसका मतलब क्या है कि आपको एनसीईआरटी करनी ही पड़ेगी अच्छी तरह से। जिन बच्चों ने अभी तक एनसीईआरटी नहीं की वो बढ़िया तरीके से कर लो, अभी भी आपके पास समय है। अगर आप 2 दिन लगाकर भी एनसीईआरटी को निपटा दोगे तो ये आपके लिए फायदेमंद है। असंगत विकल्प, शिरीष के फूल कल्पद्रुम, काले मेघा पानी दे, यह संस्मरण है क्या? ये बताओ।
काले मेघा पानी दे, ये क्या है? असंगत विकल्प का चयन करना है कि ये क्या है? ये संस्मरण है, भक्तिन स्मृति की रेखाओं में है, बादल राग अनामिका में है, ये स्मृति की रेखाओं में संकलित है, और शीरीष के फूल कल्पद्रुम में है, तो ये अपना जो है ये असंगत विकल्प है, काले मेघा पानी दे संस्मरण, ये संस्मरण नहीं है। उसके बाद देखिए फिराक गोरखपुरी का मूल नाम क्या है? फिराक गोरखपुरी का, फिराक जो गोरखपुरी है उनका मूल नाम क्या है बताइए? इनका रघुपति, रघुवीर, रघुपति, तो रघुवीर तो नहीं है, इनका रघुपति है फिराक गोरखपुरी का। और दो में सहाय, एक में सराय, एक में सिंह, और फिराक सभी में है, ये आएगा, सेकंड वाला आएगा। रघुपति सहाय फिराक है ना फिराक गोरखपुरी का नाम, तो रघुपति सहाय फिराक, ठीक है, रघुपति सहाय फिराक इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित भारतेंदु युगीन कवियों को उनके जीवन काल की दृष्टि से आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो ये जो कवि हैं सारे के सारे, ये कौन से कवि हैं? ये सारे के सारे भारतेंदु युग के कवि हैं। इनको जन्म काल के अनुसार करना है। तो सबसे पहले कौन से थे? सबसे पहले थे प्रताप नारायण मिश्र। पहले क्या थे? प्रताप नारायण मिश्र, फिर जगमोहन सिंह, फिर राधाकृष्ण नवनीत। ये आएगा भाई नंबर 3 पर, क्या आएगा? नंबर 3 का इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर बात? चलो जी, उसके बाद करते हैं नेक्स्ट बात। प्रश्न नंबर 114 पर हम लोग आ गए। 114 पर, तो देखिए 114 क्या है प्रश्न नंबर, कि मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूं, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूं। इन कवि पंक्तियों के रचयिता बताओ कौन है? ये भी +2 क्लास में है ना, मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूं, है ना, +2 क्लास में है ये भी। हाँ, काले प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? कुंवर नारायण, आलोक धनवा, रघुवीर सहाय या हरवंश राय बच्चन? बताइए इसके कौन हैं? इसके आएंगे हरवंश राय बच्चन, क्योंकि +2 क्लास के अंदर जो पहली 2 पोइम है, पहली दो पोइम है, ये वहां से लिया गया है। आंसर क्या आएगा? हरवंश राय बच्चन इसके अंदर आ जाएगा। उसके बाद देखिए, प्रेमाख्यान काव्य परंपरा के संबंध में असंगत कथन छाटिए। प्रेमाख्यान काव्य परंपरा के संबंध में असंगत कथन छाटिए। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। शीरीष के फूल कल्पद्रुम का नहीं है, ठीक है, ठीक है, ये सही है, ये संस्मरणीय है। कहते हैं ना कि पहले यूं होता था, अब यूं होता था, ये संस्मरणीय है। ठीक ठीक, चलो जी। उसके बाद देखिए, असंगत कथन छाटिए। माधवानल काम कंदला मुख्यतः दोहा चौपाई शैली में रचित है, ये बिल्कुल सही है। जो माधवानल काम कंदला है ये दोहा चौपाई शैली में, ये बिल्कुल बात ठीक है। अनुराग बांसुरी के रचयिता नंददास है। रूप मंजरी में प्रेम के महत्व को रेखांकित किया गया है। और यूसुफ जुलेखा के रचनाकार शेख निसार है। यूसुफ जुलेखा के रचनाकार जो है वो कौन है? शेख निसार है। ठीक है, तो बताइए इसका क्या आएगा? क्या आएगा? कौन सा आना चाहिए? फटाफट बताएं, कौन सा लग रहा है? अनुराग बांसुरी वाला है ना, ये आएगा। ये किसकी रचना है? ये नंददास की नहीं है, ये तो उसकी है, वो जो सूफी कवि है ना, सूफी कवि कौन? नूर मोहम्मद की रचना है। ठीक है, ये गलत है, सेकंड आएगा। जो अनुराग बांसुरी के रचनाकार नंददास नहीं है, सूफी कवि नूर मोहम्मद की ये क्या है? एक अनूठी रचना है। ठीक है, क्लियर बात? उसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 116। अज्ञे द्वारा संपादित दूसरा सप्तक में कौन सा कवि शामिल नहीं है? और ये सप्तक वाले तो मैंने आपको विद ट्रिक करवाए थे, अब इसका आंसर बता दो मुझे कि दूसरे सप्तक में कौन सा कवि शामिल नहीं है। मैंने आपको ट्रिक भी लिखवाई थी इसकी।
ट्रिक लिखवाई थी ना कि पहले सप्तक की ये ट्रिक है, दूसरे की ये है, तीसरे की ये है, चौथे की है। 4 सप्तक थे, 4 सप्तक, और आपको चारों की मैंने ट्रिक करवा दी थी। तो ये बताओ दूसरा सप्तक में से कौन सा शामिल नहीं है? नरेश मेहता, हरिनारायण शर्मा, धर्मवीर भारती या रघुवीर सहाय, कौन सा आएगा? प्रश्न नंबर 116, 116 का कौन सा आएगा? कौन नहीं है दूसरे सप्तक में? फटाफट बताओ। बताओ। हरिनारायण शर्मा, वेरी गुड, ये नहीं है। हरिनारायण शर्मा दूसरे सप्तक के अंदर नहीं है। ठीक है, क्लियर बात? चलो जी, प्रश्न नंबर 117। 117 के अंदर क्या है? स्पीति में बारिश, ये कौन सी विद्या है? स्पीति में बारिश, तो +1 में है ना, +1 में है स्पीति में बारिश। तो बताओ ये कौन सी विद्या है? डायरी है, संस्मरण है, यात्रा वृत्त है या रेखा चित्र है? बताओ। स्पीति में बारिश क्या है? आपने एनसीईआरटी तो कर ली? हाँ जी बिल्कुल। स्पीति में बारिश ये कौन सी विद्या है? डायरी है, संस्मरण है, यात्रा वृत्तांत है या रेखा चित्र है? यात्रा वृत्तांत, बिल्कुल सही, यात्रा वृत्तांत है स्पीति में बारिश। तो लेखा वहां गया था ना, वहां बारिश वगैरह आ गई थी और उसके बाद मतलब ऐसा कुछ आपने पढ़ा होगा। अष्टछाप के लोकप्रिय कवि नंददास को किसने दीक्षित किया था? मतलब उनके गुरु पूछा है नंददास के। नंददास के गुरु की बात हो रही है, कौन है नंददास के गुरु? बताओ। अभी अभी तो आपने बात की थी कि बल्बाचार्य के पुत्र कौन है? विठलनाथ। विठलनाथ के कौन है? गोकुलनाथ। ठीक है, बल्बाचार्य के जो 4 शिष्य हैं वो कौन से थे? वो थे सूर केकेपी, सूरदास, कृष्णदास, ठीक है, उसके बाद कुंभन दास और परमानंद दास। गोसाई विठलनाथ के फिर नंददास हो गए अपने आप। फिर नंददास उनके तो है नहीं, बल्बाचार्य के तो विठलनाथ के हो गए, गोकुलनाथ का इनमें से एक भी शिष्य नहीं था। ठीक है, तो हमारे कौन से आ गए? गोसाई विठलनाथ आंसर आ गया। 119, श्री रघुनाथ प्रताप की बात तुम्हें 10 कंठ न जानी परी, तेलनी तूलनी पूछ जरी न जरी, जरी लंक जराई जरी। तो ये बताइए ये कौन सी रचना का अंश है? रामायण का है, रामचरितमानस का है, हनुमान बाहु का है, रामचंद्रिका का है? अब ये पंक्तियां ये पूछ रखी है कि कहां से ली गई है, कि श्री रघुनाथ प्रताप की बात तुम्हें 10 कंठ न जानी परी, कि जो रघुनाथ है ना हमारे, उसकी बात तो 10 कंठ तुम्हें पता ही नहीं है। तेलनी तूलनी पूछ जरी न जरी, जरी लंका जराई जरी। ठीक है, तो इसके रचना के अंश बताओ। रामायण से ली गई है, रामचरित से ली गई है, हनुमान बाहुक से ली गई है या रामचंद्रिका से ये ली गई है? बताइए। तो ये रामचंद्रिका से है भाई। ये किसकी है? रामचंद्रिका। और रामचंद्रिका किसकी रचना है? केशव की रचना है, केशव की, जिसको छंदों का अजायब घर भी कहा जाता है। जिसको क्या कहा जाता है? छंदों का अजायब घर भी कहा जाता है। ठीक है, इतने सारे छंदों का प्रयोग है इसके अंदर कि इसको छंदों का अजायब घर भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद देखो अगला है हमारा, कौन सा क्वेश्चन आ गया? प्रश्न नंबर 120। तो ये स्थापना तर्क वाले तो नेट में आते हैं, अभी इसके अंदर आया हुआ है। तुलसीदास जी की लोक व शास्त्र, आपको ये देखते जाना है कि बात सही है या गलत है। ये कहता है कि तुलसीदास जी की लोक व शास्त्र दोनों में पैठ है, बिल्कुल सही बात है। लोक कवि भी हैं और शास्त्र वाले कवि भी हैं। जीवन में जगत की व्यापक अनुभूति और मार्मिक प्रसंगों की उन्हें अचूक समझ है, बिल्कुल सही है। तुलसीदास जी के काव्य में ऐसा ही है ना कि लोक का भी और शास्त्र का भी। अब दूसरी बात, तर्क दूसरा क्या है कि तुलसी लौकिक व दार्शनिक स्तर के सभी द्वंद्वों का चित्रण करते हैं, बिल्कुल सही बात। उनकी भक्ति शास्त्रोन्मुख है, लोकोन्मुख नहीं, ये बात गलत है। अरे उन्होंने तो दुनिया के बारे में, लोक के बारे में भी तो लिखा है। तो मतलब ये तो कुछ, इतनी बात तो सही है कि लौकिक और दार्शनिक स्तर के कवि हैं, पर यह बात तो सही नहीं लग रही कि उनकी जो भक्ति है वो शास्त्रोन्मुख है और लोकोन्मुख नहीं। तो ए और आर दोनों सही है, दोनों तो सही नहीं है भाई। इसके अंदर ए सही व आर गलत, आर पूरा गलत भी नहीं है, आंशिक सही है। तो आंसर क्या आएगा? नंबर 4 आएगा। आंसर क्या आएगा? नंबर 4 आ जाएगा। उसके बाद देखिए, भाववाचक संज्ञा किस विकल्प में नहीं है? आपको यह बताना है कि कौन सी इसके अंदर से भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो गांभीर्य, गांभीर्य क्या होता है? गहराई, गंभीरता से। तो ये तो भाववाचक संज्ञा
है गांभीर्य तो, ठीक है। उसके बाद शैशव, कुटिल और खुजलाहट, ठीक है। तो जैसे अब ये कुटिल आएगा, अब आप कहोगे कि मैडम कैसे आएगा, आपने कैसे जाना? तो देखो, जो ये कुटिल क्या है, ये विशेषण है। कैसे पता चला कि विशेषण के तुरंत बाद संज्ञा की जरूरत पड़ेगी। जैसे कुटिल व्यक्ति, कुटिल लड़का, कुटिल लड़की, कुटिल महिला, तो कुटिल के बाद तुरंत बाद अपने को क्या चाहिए? संज्ञा चाहिए। इनके बाद संज्ञा नहीं चाहिए। आप कहते हैं गांभीर्य, गंभीरता भी ठीक है। शैशव, शैशव क्या होता है? एक अवस्था है जीवन की, उसको महसूस किया जाता है शैशव को। खुजलाहट को भी महसूस किया जाएगा। लेकिन जो कुटिल होता है ना, कुटिल, ये विशेषण होता है शब्द। विशेषण के तुरंत बाद हमें किसकी जरूरत पड़ती है? संज्ञा की जरूरत होती है। विशेषण के तुरंत बाद हमें संज्ञा की क्या है? जरूरत है। अब ये देखो, अब कितना बढ़िया प्रश्न आया, और मैंने आपको ये करवाया हुआ है, आपके लिए तो सेकंडों का काम है, ठीक है। दूसरे सप्तक में चारों नहीं है भाई। कहाँ है रीना शर्मा दूसरे सप्तकों में चारों? दूसरे सप्तक में ये चारों कवि नहीं हैं। हाँ, हरि नारायण शर्मा नहीं है दूसरे सप्तक में। चलो जी, अपत्यवाचक। अपत्यवाचक कौन सा होता है? संतानवाचक। जो संतान के बारे में बताइए, संतानवाचक। तो ये कहता है कि ये किस विकल्प में नहीं है? मागध तो है, यानी कि जो मगध के अंदर थे वो मागध कहलाए, मगध के पुत्र। आंजन्य, जो अंजनी का पुत्र है हनुमान जी, वो आंजन्य है। मार्कंडे का, जो मार्कंड ऋषि का पुत्र है, वो मार्कंडे कहलाए। लेकिन वैचित्र ये नहीं है। ये अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय से बना हुआ शब्द नहीं है। विचित्र, विचित्र से वैचित्र बन गया। विचित्र शब्द क्या था? शब्द था जी विचित्र। पीछे क्या जोड़ा गया? यह प्रत्यय। तो क्या बन गया? ई का अय बन गया, विचित्र बन गया। तो विचित्र को, ये संतान को नहीं बता रहा, बाकी तीनों संतान को बता रहे हैं। बाकी तीनों अपत्यवाचक हैं भाई। उसके बाद देखिए 123, कहां चले तुम राम नाम का पीतांबर तन पर डाले। अब समास पूछा है। अगर खाली शब्द होता ना पीतांबर, तो हम बोल देते बहुब्रीहि समास है, क्योंकि पीतांबर का मतलब क्या है? विष्णु से है। पीतांबर का मतलब किससे है? विष्णु से है। लेकिन आपको ये भाव पढ़ना है, भाव देखना है कि कहां चले तुम राम नाम का पीतांबर तन पर डाले। तो यहां पर पीतांबर मतलब पीले कपड़े को बता रहा है, तो कर्मधारय समास आएगा। पीतांबर किसको बता रहा है? पीले कपड़े को बता रहा है, तो यहां पर कर्मधारय समास आ जाएगा। उसके बाद देखो 124, लेखक मंडल में किसकी भाषा चुटीली और मुहावरेदार है? सदा सुखलाल की, ईशा अल्लाह खां की, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा लल्लू लाल या सदल मिश्र। लल्लू लाल या सदल मिश्र, तो इसके अंदर आएगा बी। जो ईशा अल्लाह खां की भाषा है ना, ये चुटीली और मुहावरेदार मतलब मजाकी वाली जो भाषा है, वो ईशा अल्लाह खां की समझी जाती है। मैंने आपको करवाया हुआ है, ये फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के अंदर थे, ठीक है, सब करवाया हुआ है। उसके बाद देखिए सर्वनाम से निर्मित विशेषण है, कि जो विशेषण सर्वनाम से बना हुआ है। रक्तिम, सभ्य, कैसा, आदरणीय। तो हमें पता है कि रक्तिम, ये तो रक्त हो गया, रक्त, ठीक है ना। सभ्य, कैसा, आदरणीय, कैसा आएगा भी? कैसा कहते तुम्हें कैसा लग रहा है? तो 125 का क्या आ जाएगा अपना? तीसरा आंसर, आंसर नंबर 3 आ जाएगा। किस शब्द में परा उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ? ये बताना है अपने, परा का नहीं हुआ। तोड़ तोड़ के देख लो, ठीक है ना। परा ध्वनि है, पराजिका, पराभूत, परांतक, पर प्लस में अंतक, क्या बन गया? परांतक बन गया। इसमें तो पर है फिर, है ना। परा प्लस में जिका, पराजिका। ठीक है, तो प्रांतक ही लग रहे हैं ना इसमें, पर प्लस में अंतक, इसमें पर लगा है। परा प्लस में अंतक नहीं है, पर प्लस में अंतक, प्रांतक आएगा इसका। पराध्वनि हो गया, पराभूत हो गया, पराजिका हो गया, ठीक है। क्लियर? आया कुछ समझ में? चलिए आगे।
चलिए जी नेक्स्ट। चलो जी 127, प्रश्न नंबर है 127। कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो आपको बताना है घोष है, घोष सारे करवाए हुए हैं। तो घोष कौन से होते हैं? तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण। तो ये क्या है? ये तीसरा है, कैक है, गैग है, ये चौथा है, ये पांचवा है और ये तीसरा है। अघोष कौन से होते हैं? पहला और दूसरा। थ दूसरा है, चे छे, जय जय ये चौथा आ गया भाई, इसने गड़बड़ कर दी। ये पहला है और ये दूसरा है, तो अपना आंसर आ गया। अलग प्राण कौन से होते हैं? 1, 3 और 5। बै तीसरा है और यह भी अलग प्राण होता है, ये भी अलग प्राण है। महाप्राण दूसरा और चौथा, तो ये दूसरा है, चौथा है, और पै फै बै भै चौथा है और ये दूसरा है। तो अपना आंसर क्या आ गया? सेकंड नंबर वाला आ गया, अघोष। ठीक है, कौन सा आ गया? अघोष, क्योंकि इसके अंदर गड़बड़ किसने कर दी? झ ने। सुनंदा बुद्धिमती है, विशेषण बताओ। सुनंदा जो है वो बुद्धिमती है। इसमें आपने क्या बताना है? इसमें आपने विशेषण बताना है। विशेषण बताइए कौन सा है? प्रयुक्त विशेषण है। तो विशेषण तो बुद्धिमती हो गया और सुनंदा बुद्धिमती है। तो अगर संज्ञा के बाद विशेषण लगता है, अगर संज्ञा के बाद विशेषण लगता है तो विधेय विशेषण होता है, और संज्ञा से पहले लगता है तो उद्देश्य विशेषण। जैसे हमने कहा कि मोटा लड़का, क्या कहा हमने? मोटा लड़का, तो लड़का से पहले मोटा लगा तो उद्देश्य विशेषण है। और अगर हमने कहा कि लड़का मोटा है तो ये फिर विधेय विशेषण हो गया। तो इसके अंदर कौन सा आएगा? विधेय विशेषण आ जाएगा। क्लियर? चलिए जी, उसके बाद है 129, 129। समास विग्रह की दृष्टि से असंगत विकल्प को चुनिए। दर हकीकत, हकीकत में, मरणोपरांत, मरने तक, सानुज, अनुज के साथ, अनुरूप, जैसा रूप है वैसा। तो कौन सा बनेगा 129 के अंदर? 129 के अंदर कौन सा बनेगा? मरणोपरांत, मरने तक नहीं होता भाई, ये मरने के बाद होता है। मरणोपरांत मरने के बाद होता है कि उसको ये परमवीर चक्र दिया गया, मरणोपरांत मरने के बाद दिया गया, मरने तक नहीं आएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? नंबर 2। संज्ञा पद का विकारक पद कौन सा नहीं है? यानी कि किसके कारण संज्ञा के अंदर विकार नहीं आता? ठीक है, तो संज्ञा के अंदर लिंग के कारण विकार आ जाता है, वचन के कारण आता है, कारक के कारण आता है, पर काल के कारण संज्ञा में विकार नहीं आता। तो ये काल आएगा, काल के कारण संज्ञा में विकार नहीं आता। तो 130 का जो हमारा आंसर है वो क्या होगा? वो डी वाला आंसर हो जाएगा। शब्दकोश के संदर्भ में अनुपयुक्त विकल्प को चुनिए। अनुपयुक्त मतलब जो उपयुक्त नहीं है, जो शब्दकोश होता है जिसके कर्म में लगाना होता है। तो अनुस्वार, अनुस्वार बिंदी जो होती है, अनुनासिक क्या होगा? चांद बिंदी जो होगा, ठीक है ना, ये चांद बिंदी है। तथा विसर्ग को अलग अक्षर न मानकर ये ध्वनियां संबंधित वर्णों के साथ ही रखी जाती है। बिल्कुल सही, अलग से थोड़ी ना माना जाता है। उसके बाद कै वर्ग के पश्चात शय वर्ण, बिल्कुल सही बात है। हम अगर आपने अगर क्षत्रिय को ढूंढना है शब्दकोश के अंदर तो किसके बाद ढूंढोगे? कै के बाद। जय वर्ण के पश्चात जय को ढूंढेंगे, तय के पश्चात तरह को ढूंढेंगे, और सय वर्ण के पश्चात सरय। क्यों? ये तो दुए वाले शय के बाद ढूंढेंगे, क्योंकि ये इससे बनेगा आधा शहर पूरा रहे। तो यही आंसर आ गया नंबर 2 वाला। हाँ, टीजीटी का भी करवाएंगे भाई। ये थोड़ी सी मैंने स्पीड से करवा रही हूँ क्योंकि 1 घंटा हो गया अपनी क्लास को, और अभी हमारे क्वेश्चन रहते हैं लगभग 18-20। तो ये थोड़ा सा स्पीड से इसलिए ले रखा है। अगर मैं एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करूंगी तो ये पेपर आपका 2.5 घंटे में पूरा होगा। और एक्सप्लेन सारा मैंने आपको किया हुआ है। जब हमारी क्लासेस चलती थी ना, सारा का सारा एक एक बात एक्सप्लेन कर रखी थी मैंने आपके सामने। तो अब तो आप ये देखिए कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, तो यही आ गया। चलो जी, उसके बाद आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। उसके बाद है हमारा अशुद्ध संधि विच्छेद। बताओ किसके अंदर है? अशुद्ध संधि विच्छेद किसके अंदर है?
अशुद्ध संधि विच्छेद। तो तड़ित प्लस में ज्योति, ये तो बिल्कुल सही है। तय किस में बदल गया? आधे जय में बदल गया। विद्वत प्लस में चर्या, ये भी जमा सही है। तय चय में बदल गया, विद चर्या हो गया। अब इन दोनों को देखो, पद प्लस में लवन पल्लवन और उत प्लस में धव उद्धव, ये तो गलत है भाई, क्योंकि ये तो ऐसे नहीं होना चाहिए था। उत और प्लस में हव, तो तय तो बन जाता दै में और है बन जाता धै में, उद्धव ऐसे बनना था। उत प्लस में हव उद्धव बनता है, उत प्लस में धव उद्धव थोड़ी ना बनता है। अब ये व्यंजन संधि का रूल अप्लाई हुआ है यहाँ पर। व्यंजन संधि का रूल क्या है कि जमा से पहले तय आ जाए और जमा के बाद है आ जाए तो तय को दै में और है को धै में बदल दिया जाता है। तो इसका मतलब ये तो सही है, फिर पद प्लस में लवन पल्लवन बन गया। ठीक है, चलिए जी। 133 संधि की दृष्टि से अनुचित विकल्प चुनिए। आगे है उत्तमरण और अधमरण, गुण संधि है। ठीक है ना, तो इसमें गुण संधि कैसे है? उत्तम अच्छा एक मिनट, गुण संधि उत्तमरण अधमरण अध वाणियोचित्य वृद्धि संधि, वाणी प्लस में औचित्य, वाणी प्लस में औचित्य, अनुचित विकल्प बताना है। औचित्य, तो इसमें ई निकाल लिया, इसमें ओ निकाल लिया और क्या बन गया? यो, वाणियोचित्य। तो ये तो यण संधि हो गई भाई। पितृ प्लस में शिक्षा, तो ये तो वृद्धि संधि थोड़ा, ये तो यण संधि के एग्जाम्पल है। बहिश्वर्य, बहिश्वर्य, साधवोदार्य, साधु प्लस में औदार्य, तो इसमें तो यण संधि है। शवर्य, आधा शय वे, ये गलत है। अनुचित विकल्प करना है ना मैंने, तो वाणियोचित्य पृथो सुक्ता, श्रावण श्रो प्लस में, ये तो सही है। अनुचित विकल्प इसमें नहीं है, तो जमा सही है। गुण संधि के अंदर ए बनेगा, ओ बनेगा और अर बनेगा। ठीक है, अर बनेगा री के बाद ए या आ के बाद री आने से, तो उत्तम प्लस में ऋण। ठीक है, अधम और प्लस में ऋण, ये बताए, तो ये तो सही है फिर। ठीक है, उसके बाद ये चौथा भी सही आ गया। अब इन दोनों की बात करते हैं। वाणी प्लस में औचित्य, अब सेकंड नंबर वाला आ जाएगा। इसके अंदर यण संधि है भाई, ये सही नहीं है। पितृ प्लस में उत्सुकता, तो पितृ प्लस में उत्सुकता, ठीक है, तो ये आ जाएगा फिर अपना क्लियर। सेकंड आएगा, कर करके देख लिया करो भाई। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसे भारतीय वक्रोक्तिवाद का विलायती उत्थान कहकर संबोधित किया है? किसे भारतीय आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वक्रोक्तिवाद का विलायती उत्थान कहकर संबोधित किया है? ठीक है, तो बताइए किसको कहा है? किसको कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। इनको अभिव्यंजनावाद को कहा है। ठीक है, तो ये तो याद करने की बात है, समझाने की बात नहीं है। अभिव्यंजनावाद। उसके बाद देखिए, काव्य पंक्तियों को सुमेलित कीजिए। देखो जी, सुमेलित करना है यहाँ पर, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं। ये कहते हैं कि आगे के कवि रीजी है तो कविताई न तो राधिका का ना ही सुमरिन को बहानो है। कुंदन को रंग फीको लगे झलके सब अंगन चारू गोराई। उसके बाद है, यह प्रेम को पंथ कराल महातरवारी की धार पर धावनो है। ये बड़ी फेमस पंक्ति है भाई, ये बहुत बार आती है। उसके बाद, जान तिहारी सो मेरी दशा यह को समझे अरु का ही सुनाओ।
तो बताओ, पहले तो इसका बता दो कि आगे की कवि रीझी है तो कविताई, न तो राधिका कनाही सुमरिन को बहानो है। ठीक है ना, न तो राधिका कनाही सुमरिन को क्या है, बहानो है। बताइए इसके अंदर कौन सी आएगी? ये किसकी कही है? ये है जी भिखारी दास की। यह प्रेम प्रेम को पंथ महाकाल, थर्ड का तो सेकंड है, बोधा की है। ठीक है, तो आप देखो थर्ड का बी यहीं पर आ रहा है, तो चौथे नंबर पर आंसर क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा हमारा? 4 आ जाएगा। ठीक है, चलो जी। तो एक आधा अगर हमें क्लियर हो गया तो सारी ही बात क्लियर है। आचार्य विश्वनाथ प्रदत्त काव्य दोष की यथातथ्य परिभाषा है। तो ये परिभाषा मैंने आपको करवाई हुई है। आचार्य विश्वनाथ ने काव्य दोष की क्या परिभाषा दी है? आचार्य विश्वनाथ ने, इन्होंने दी है रसापकर्षा दोषा, ये विश्वनाथ की है। ठीक है, क्लियर। अशुद्ध वर्तनी वाला विकल्प चुनिए, जिसकी वर्तनी अशुद्ध है। मुमूर्षा, विभिक्षिका, शुश्रूषा, त्रिपुरारी। तो मुमूर्षा ही लग रहा है ना, ऐसे आएगा मुमूर्षा, तो ये आएगा। 137। 138 का उच्चारण स्थलों की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए। तो कंठोष्ठ होता है ओ औ जमा, सही है। कंठ तालु ए अ मुर्धा होता है, लेकिन ये गलत है, ये आंसर आएगा। दंत नासिका थोड़ी ना होता है, सीधे नासिका होते हैं ये, तो ये भी हमारा आ गया। 39 शुद्ध बरतने वाला विकल्प। 31 श्रेष्ठा 14 और 53। 31 31, तो बताइए कौन सा आएगा? कौन सा शुद्ध वर्तने वाला है? 14 है। बताइए। 31 ही लग रहा है ना, 31। बताइए कौन सा आएगा, फिर मैं आपको बताती हूँ। बताइए फटाफट, जल्दी से आना चाहिए आपका आंसर। इकतीस 31 होता है, 31 एक जो कम है ना, 31 आएगा। 14 है तो सही है। चलो जी, उसके बाद 140 शब्दार्थ की दृष्टि से बेमेल को छाटिए। अहम होता है खास विदेश, अहम मैं का प्रत्यय है। कीर्तिमान यशस्वी होता है, कीर्तिमान उपलब्धि, कीर्तिमान उपलब्धि या रिकॉर्ड। जंग युद्ध होता है, जंग लोहे पर लगने वाला मोर्चा। जिला प्रभा या चमक, और जिला जनपद होता है। तो इसके अंदर से आपको क्या छाटना है? इसके अंदर से आपको बिल्कुल जो शुद्ध है वो आपको इसके अंदर से छाटना पड़ेगा भाई। ठीक है, तो बेमेल छाटना है हमने। कीर्तिमान यशस्वी होता है, पर कीर्तिमान उपलब्धि, कीर्तिमान स्थापित किया या रिकॉर्ड की, तो ठीक है। अहम खास विशेष, अहम मैं का पर्याय। जंग युद्ध है, जंग लोहे पर लगने वाला मोर्चा। जिला प्रभा या चमक, जिला जनपद। ठीक है, जिला का मतलब प्रभा या चमक, कौन सा आएगा बताओ, कौन सा आएगा? बताइए कौन सी आएगा? जिला प्रभा या चमक, हाँ है, होता है, जिला चमक दमक होता है भाई, बिल्कुल होता है। तो फिर इसका ये आएगा, फिर इसमें तो ये बनता है फिर सेकंड वाला। जिला का मतलब होता है प्रभा या चमक, हाँ ये भी पढ़ा हुआ है। तो कीर्तिमान का आएगा, कीर्तिमान रिकॉर्ड नहीं होता। ठीक है, कालिदास को नाट्य जगत का शेक्सपियर माना जाता है। संज्ञा बतानी है, तो हमें पता है कि शेक्सपियर व्यक्ति एक था, पर इसको जातिवाचक संज्ञा हो गई फिर ये। ठीक है, चलो जी। 141 के बाद 142 असंगत कथन का चुनाव करो। स्थायी भाव ही अंत में रस को प्राप्त करते हैं, बिल्कुल सही।
जो विषय के आरंभ से अंत तक काव्य में उपस्थित रहते हैं, आरंभ से अंत तक काव्य में क्या रहते हैं, उपस्थित रहते हैं, वे स्थायी भाव कहलाते हैं। वे क्या कहलाते हैं, स्थायी भाव कहलाते हैं। वे व्यक्ति या पदार्थ जो भावोत्तेजना के मूल कारण है, वे स्थायी भाव है। और मूल कारण तो स्थायी भाव नहीं होते। स्थायी भाव वे भाव है जिन्हें कोई विरुद्ध या समान भाव दबा नहीं सकता। बिल्कुल सही बात है। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, 3rd आ जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है हमारा कि समास की दृष्टि से असंगत जातिगत जाति को गत कर्म तत्पुरुष है। रण से विमुख आ गया उत्तर, 2nd आएगा। जो रण से विमुख है ना, ये कर्ण तत्पुरुष नहीं होता, ये अपादान तत्पुरुष होता है। रण से विमुख हो गया तो कौन सा आएगा, अपादान तत्पुरुष आएगा। किस विकल्प में नाम धातु क्रिया नहीं है। नाम धातु क्रिया कौन सी होती है, नाम धातु वो होती है जो संज्ञा या सर्वनाम या विशेषण के पीछे क्या लगाने से बनती है, प्रत्यय लगाने से बनती है। ठीक है, तो धुलवाना, बतियाना, ललचाना, सठियाना। ठीक है, तो बात तो क्या है, भाववाचक संज्ञा है। लालच, लालच क्या है, विशेषण है, ललचाना बन गई। 60 के बाद क्या है, सठियाना, तो 60 एक संख्या हो गई तो ये भी विशेषण हो गया। धुलना, धुल धातु है, धातु से क्रिया बनती है, तो ये आएगा भाई धुलवाना। ये नाम धातु क्रिया नहीं है, धुलवाना तो मुख्य क्रिया है भाई। फिर छोटे को खाना खिलाओ, वाक्य में विशेषण पद कौन सा है, छोटे को खाना खिलाओ, तो विशेषण तो इसमें छोटे को ही लग रहा है कि छोटा है, तो विशेषता बता दी कि बंदा क्या है, छोटा, छोटे को खाना खिलाओ। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट है हमारा संधि की दृष्टि से अनुचित विकल्प बताइए। कुसुम प्लस में आकार कुसुमाकार हो गया। ठीक है, हो गया, ए और आ बन गया। कंटक प्लस में अकिरण, तो कंटका किरण हो गया। स्व प्लस में अनुभूत स्वानुभूत। खग प्लस में आश्चर्य खगाश्चर्य हो गया। और इसमें पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है कि संधि की दृष्टि से असंगत विकल्प छांटिए। कंटक प्लस में अकिरण ये लग रहा है, क्योंकि अकिरण कोई शब्द नहीं होता भाई, अकिरण तो कोई शब्द नहीं होता, अकिरण, तो ये जो है ये गलत है, कंटका किरण ये गलत है। ठीक है, कोई शब्द का मीनिंग भी तो निकलना चाहिए। अकर्मक क्रिया से रहित वाक्य है, तो आपको पता है कि अकर्मक क्रिया इन 3 के अंदर अकर्मक है, एक में नहीं है। हम कहते हैं भिखारी जोर जोर से चिल्ला रहे थे, तो ये तो अकर्मक क्रिया है। क्यों, क्या चिल्ला रहे थे, किसको चिल्ला रहे थे, कोई जवाब नहीं है। पिताजी पलंग पर सो रहा है, क्या सो रहा है, किसको सो रहा है, कोई जवाब नहीं है। सीमा बगीचे में क्या टहल रही है, किसको टहल रही है, कोई जवाब नहीं। मोहन ऊँट को दौड़ाता ही है, क्या मोहन किसको दौड़ाता है, ऊँट को, जवाब मिल रहा है, तो ये अपना क्या है, सकर्मक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है हमारा कि कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। भोगिनी नारी, अपराधी स्त्री, सीधा आ गया। अरे स्त्री अपराधी थोड़ा ना होती है, अपराधी नहीं होता है, अपराधी स्त्री क्यों आया, तो यही अपना आंसर है। ठीक है, उसके बाद हितकारिणी माता होती है, विवेकी पुरुष होता है। किस विकल्प में एक ही उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, एक ही उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो देखो एक ही उपसर्ग किस में है करके देख लो। तो ये तो क्या है, दू उपसर्ग भी है और दूर उपसर्ग है, फिर इसके अंदर वी उपसर्ग है, और उसके बाद दग्ध, 2 उपसर्ग हो गए। तो दूर एक उपसर्ग और उसके बाद क्या है, दमनीय, तो इसमें एक आ गया जी 2nd। समाधि में सम प्लस में आ और प्लस में धी क्या बनता है, समाधि। प्रविधि में प्र प्लस में भी और प्लस में धी, बाकी सभी में 2 उपसर्ग है भाई। बस एक में ही ऐसा है जो दुर्दमनीय में एक ही उपसर्ग है, क्योंकि इसके पीछे दमन शब्द क्या हो गया, दमन, दमन के बाद ई प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, तो आपका ये 2018 का जो क्वेश्चन पेपर है वो हो चुका है। ठीक है, तो इसी तरह से हम कुछ और प्रैक्टिस भी करेंगे। ये हमने पीजीटी का किया, टीजीटी का भी इसी तरह से करेंगे, ताकि आपको पता चल जाए क्या करना है और क्या नहीं करना। ठीक है, तो चलिए जी मिलते हैं फिर। ठीक है, मंडे को हमारी फिर से हम लोग क्लास लेंगे। तो आपका थैंक यू, धन्यवाद सभी का। और इन प्रश्नों को आप ध्यान से पढ़िएगा, बाद में देखिएगा। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत।